ठीक है दोस्तों, अब हम लग चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात कर लें तो जैसे कि आपको कल ही बताया था कि मार्केट बंद होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। तो जैसे ही हमारा मार्केट बंद हुआ उसके बाद हमारा जो ये डेटा रहा उसका इम्पैक्ट कल हमारे मार्केट के ऊपर कैसे पड़ेगा, सारी चीजें इसी एक वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। अब सवाल ये कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, स्टैंड क्या रहेगा, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होता है, लेकिन उनमें से वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई क्या चल रही है उसके हिसाब से आरबीआई डिसीजन लेता है या फिर दुनिया की कोई भी सेंट्रल बैंक डिसीजन लेती है कि रेट कट करना है या नहीं करना है। और इसीलिए जब भी इस प्रकार का डेटा सामने निकल कर आता है इन्फ्लेशन का, तो बाजार का पूरा फोकस उसी पर रहता है। और दोस्तों, फिलहाल आप सभी लोगों को पता है कि हम Q3 में एंटर कर चुके हैं। मतलब Q3 में कौन से मंथ आते हैं? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर। कौन सा खत्म हो चुका है? अक्टूबर। तो जो मंथ खत्म होता है उसी का डेटा अगले महीने आता है। अक्टूबर का डेटा नवंबर में आता है, नवंबर खत्म होगा तो उसका डेटा दिसंबर में आएगा, और दिसंबर खत्म होगा तो उसका डेटा जनवरी में। अब अगर एक्चुअल डेटा की बात करें तो पहले देखिए, जून में 3% का अनुमान था, एक्चुअल आया 2.8%, मतलब अच्छा आया। फिर अनुमान था 2.5%, आया 2.10%, अच्छा आया। 1.76, 1.55, अच्छा आया। 2.10, 2.07, अच्छा आया। 1.70, 1.54, अच्छा आया। मतलब क्या, इन्फ्लेशन जितना नीचे जाता है उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। देखिए, आरबीआई की एक लिमिट होती है। अगर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर चला गया, वेरी बैड, बहुत खराब स्थिति मानी जाती है। 6% से ऊपर गया तो खराब, और 2% के नीचे गया तो भी खराब। ऐसा नहीं कि एक बार नीचे गया तो ठीक है, अगर कंसिस्टेंटली 2% से नीचे आता रहे तो वो भी बहुत खराब संकेत है। इसी तरह अगर कंसिस्टेंटली 6% से ऊपर गया है, जैसे 7%, 7.5%, 6.5%, तो भी बहुत खराब। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन 6% के ऊपर तो नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में 2% के नीचे जाते हुए भी दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी के लिए अगर बात करें तो इन्फ्लेशन का हमारा डेटा अक्टूबर का आया है और ये 0.25% पर पहुंच गया है। इतना कम होना डेटा के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे, सर ये क्या बकवास बात है, इतना कम इन्फ्लेशन थोड़ी ना होता है। लेकिन देखिए, सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो चीजें चल रही हैं वही मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। एक्चुअल में 0.48% के बदले 0.25% आया है, मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे गया है ये डेटा। और जैसा कि हेडलाइन में भी है, रिटेल इन्फ्लेशन स्लोज टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 0.25% इन अक्टूबर, जो कि हम कह सकते हैं लिटरली 10 to 12 ईयर साल में इतना लो डेटा पहली बार देखने को मिला है। अब आ जाते हैं आरबीआई के अनुमान पर। आरबीआई का अनुमान कभी भी मंथली नहीं होता, वो हमेशा क्वार्टरली होता है। कई लोग ये गलती करते हैं, Q3 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब इन तीनों का डेटा आएगा तब हम उसको प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे। आरबीआई का अनुमान है 1.8% इन्फ्लेशन फॉर Q3, उसमें से अक्टूबर का एक्चुअल आ चुका है 0.25%। तो आने वाले 2 महीनों नवंबर और दिसंबर में एवरेज कितना रहना चाहिए ताकि वो 1.8% मीट करे? चलो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। Q3 is 3 months. RBI target is 1.8 times 3 is 5.4. October is 1.25. तो बचे हुए 2 months को मिलाकर आना चाहिए। 5.4 minus 0.25 is 5.15, यानी पर मंथ करीब 2.57%। अगर नवंबर दिसंबर दोनों में इन्फ्लेशन 2.57% के आसपास आता है तभी आरबीआई का एस्टिमेट पूरा होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली थोड़ी ना आएगा, कुछ ऊपर नीचे होगा। जब वो आएगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल स्थिति काफी अनयूजुअल लेकिन अच्छी कही जा सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोलैप्स, क्रैश या मार्केट बर्बाद, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका सबसे अच्छा प्रूफ है हमारे सामने गिफ्ट निफ्टी। देखो, डेटा आने के बाद गिफ्ट निफ्टी पहले नीचे गया था 25,925 तक, लेकिन उसके बाद फिर वापस वहीं आ गया, यानी ओवरऑल कोई खास मूवमेंट नहीं दिखा। इनफैक्ट शुरुआत बहुत बड़ी लाल कैंडल से हुई थी प्रेशर के साथ, क्योंकि ये डेटा गिफ्ट निफ्टी में 2 बार एडजस्ट हुआ था। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ मतलब बहुत बढ़िया बात है, नहीं, बहुत कम होना भी उतना ही खराब होता है। अब बात करते हैं ये सीपीआई इंडेक्स बनता कैसे है, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर मेरे बच्चे की स्कूल फी बढ़ रही है, हॉस्पिटल का बिल बढ़ रहा है, हेल्थ सर्विसेज महंगी हो रही है, तो इन्फ्लेशन कैसे गिर रहा है? तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये सीपीआई का फॉर्मूला है। इसमें हर चीज का वेटेज अलग अलग होता है। अगर किसी कैटेगरी का वेटेज ज्यादा है और उसके दाम गिर गए तो सीपीआई का डेटा
ओवरऑल नीचे आ जाएगा, वाले बाकी चीजें महंगी हो। सीपीआई बास्केट में सबसे बड़ा वेटेज होता है फूड एंड बेवरेजेस, F&B का। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो फूड एंड बेवरेजेस लगभग 46 to 50% weightage. Milk and products 6.67%, vegetables 6%, health करीब 5.89%, housing लगभग 10%, fuel and light, clothing आदि बाकी कैटेगरीज में। तो अब समझिए अगर खाने पीने की चीजों के दाम गिरते हैं तो सीपीआई डेटा सीधा नीचे चला जाता है। अगर आप हाल के आर्टिकल्स देखें तो ऑलमोस्ट हर जगह यही लिखा है, इन्फ्लेशन डेटा नीचे आया क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस के दाम गिरे हैं। हाउसिंग और हेल्थ के वेटेज कम होने के कारण उनके बढ़ने से ओवरऑल सीपीआई में उतना फर्क नहीं पड़ता। तो यही रीजन है कि इन्फ्लेशन डेटा इस बार इतना कम आया है। तो इस तरह से हमने पूरा समझा कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मार्केट पर कैसे पड़ता है और किस तरह से सीपीआई इंडेक्स बनता है। उम्मीद है कि इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी।